हमारा राजस्थान कक्षा 6 के जो हमारा राजस्थान का अध्ययन अपन कर रहे हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाह रहे हैं, तो इन बुकों को पढ़ना अति आवश्यक है। अपन कक्षा 6 में आज हमारा राजस्थान में 7वां अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। 7वां अध्याय जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन एवं संरक्षण से संबंधित इस क्लास में अपन पढ़ेंगे। इसमें संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। चलिए, लिखा हुआ है कि जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। सभी को पता है कि अपन जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जल के जितने भी स्रोत है, सारे के सारे जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोत में झीलें हैं, नदियां और उन पर बने हुए बांध, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आते हैं। तो राजस्थान के जल स्रोतों में ये सारी चीजें आ रही हैं। झीलें, नदियां, बांध, नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप आ रहे हैं। इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र के विस्तार से अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र की बात करें, क्या होता है अपवाह तंत्र? तो धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली कहते हैं। चंबल नदी और उसकी जो सहायक नदियां जितनी भी मिल रही है, तो चंबल अपवाह तंत्र हो गया। और किधर जा रही है? बंगाल की खाड़ी की तरफ जल ले जा रही है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला अपवाह तंत्र हो गया। इधर लूनी नदी और इसकी सहायक नदियां जो अपना जल अरब सागर की तरफ ले जा रही है, तो ये हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां और लूनी अपवाह तंत्र हो जाता है। इस प्रकार से जो बात बता रहा है कि किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि को जो वर्षा जल की विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक कहते हैं। जैसे अरावली राजस्थान में, ये राजस्थान है और राजस्थान में जो बीचों बीच अरावली है, अरावली के पश्चिम की जो अधिकतर नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर में ले जाती, और पूर्व की जो अधिकांश नदियां वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो ये जल विभाजक का जो काम कर रही है, दो अपवाह क्षेत्र के जो बीच का क्षेत्र जहां से जल विभाजक का कार्य होता है, उसको जल विभाजक रेखा कहते हैं। और राजस्थान में जल विभाजक का काम कौन करती है? अरावली पर्वतमाला कार्य करती है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। अपवाह तंत्र को अपन 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर का अपवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र। चलिए एक एक को देखते हैं। अपन पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इसमें क्या दे रखा है? अरावली पर्वत से पूर्व भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती है, और यमुना नदी गंगा में, अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में प्रमुख नदी जो है, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों में प्रमुख नदी है चंबल नदी, और चंबल की जो सहायक नदियां है, बनास है और काली सिंध है, पार्वती है। बनास की सहायक नदियां हो गई, वो सारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती है। अगला है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली के पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली जो नदियां हैं, वो अरब सागर का अपवाह तंत्र वाली नदियां कहलाती है। जिसमें कौन कौन सी नदियां हैं? माही नदी है,
लूनी नदी है, साबरमती है, पश्चिमी बनास और उसकी सहायक नदियां अरब सागर का अपवा तंत्र बनाती है, अरब सागर का अपवा तंत्र कहलाती है। नदियों का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है कि कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, या निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंच पाता या अरब सागर में नहीं पहुंच पाता। तो नाम आपको याद रखना है, आगे एक एक डिटेल पढ़ेंगे, वैसे याद हो जाएगा। आंतरिक अपवा तंत्र, आंतरिक अपवा तंत्र कौन सी नदियां होती है? ऐसी नदियां जो किसी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, सागर महासागर तक नहीं पहुंच पाती है, स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, या किसी झील में मिल करके मिल जाए तो वो आंतरिक या भूमिगत अपवा तंत्र वाली नदियां कहलाती है। आंतरिक प्रवाह की नदियां वो नदियां हैं जो अपना जल किसी सागर महासागर तक नहीं पहुंचा पाती है और बहते बहते मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती है, या किसी मरुस्थल में किसी झील में गिर करके समाप्त हो जाती है। ऐसी नदियों को आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। और कौन कौन सी नदियां दे रखी है आंतरिक प्रवाह की नदियों में? तो आंतरिक प्रवाह की नदियों में दे रखा है, राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह में घग्गर नदी है, बाण गंगा है। वैसे बाण गंगा जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आती है। इसका जो जल है सीधा यमुना में मिलता था। ये राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है, लेकिन आजकल धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही है और वर्तमान में इसका पानी भी जो मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना, बाण गंगा को किस में मान रखा है? आंतरिक प्रवाह में मान रखा है। कांतली नदी है, साबी नदी है, रूपारेल नदी, मेंढा नदी आदि जो है आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियों में घग्गर नदी इंपॉर्टेंट है, बाण गंगा ये वैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही है, इसको रुंडित नदी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। कांतली नदी है, साबी नदी है, रूपारेल, मेंढा, यह आंतरिक प्रवाह की नदियों का नाम दे रखा है। चले प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल नदी है। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, साल भर इसमें पानी उपलब्ध रहता है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है, इंपॉर्टेंट है। तो ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़, वैसे गांव का नाम ध्यान रखना चौरासीगढ़ है, भैंसरोडगढ़ के निकट चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। चौरासीगढ़, चौरासीगढ़, भैंसरोडगढ़ के निकट चौरासीगढ़ से ये प्रवेश करती है। चित्तौड़ से फिर कोटा, कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? बनास है, बेड़च है, कोटारी, काली सिंध, पार्वती, ये चंबल की सहायक नदियां है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा, इंपॉर्टेंट है ये भी, राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? कोटा। कानपुर भी कहते हैं, औद्योगिक नगर की वजह से इसको राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं कोटा को। कोटा जो है इसी चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो थोड़ी जानकारी है, लेकिन ये चीजें तो अपने को याद होनी ही चाहिए चंबल नदी की। चले बात करते हैं अगली नदी कौन सी? बनास नदी। क्या लिख रखा देखिए बनास नदी के बारे में? तो बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म होता है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, ये राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। रामेश्वर के निकट ये चंबल नदी में त्रिवेणी संगम है, चंबल, बनास और सीप नदी का जो संगम है उसके साथ ये चंबल में मिल जाती है। ये मौसमी नदी है, मतलब मानसून के दिनों में ये बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी, वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, लेकिन राजस्थान में जो नदियों देखे तो उसमें पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बात करेंगे चंबल नदी है।
इसकी लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर लंबी है। चंबल नदी बनास नदी की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर लंबी है। टोंक सवाई माधोपुर नगर, टोंक हो गया, सवाई माधोपुर, ये बनास नदी के किनारे पर ही स्थित है। बनास की सहायक नदियां मैनाल है, कोठारी है, बेड़च है और खारी, ये इसकी सहायक नदियां। इसकी जो डिटेल है अगली जो कक्षा वाली अपन किताब पढ़ेंगे, उस बुक का जो अध्ययन करेंगे उसके अंदर प्रत्येक नदियों की डिटेल आती जाएगी। अभी यहाँ पर जो कक्षा 6 के अंदर जो बुक में दिया जा रहा है उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट है। सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से उद्गम होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसी कौन सी नदी जिसका उद्गम है सरस्वती और सागरमती दो धाराओं के मिलने से होता है? तो लूनी नदी है। ओके, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में बहने के बाद इंपॉर्टेंट है, 6 जिलों में बहती है। चंबल, बनास और लूनी, ये 3 नदियां जो है 6 जिलों में बहती है। अजमेर जिले से उद्गम हो रहा, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, बाड़मेर और लास्ट में जालोर में बहती है। उसके बाद ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है, कच्छ की खाड़ी में मिलती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इसका जल मीठा रहता है और बाद में इसी का जल खारा हो जाता है, इसलिए इसे आधी मीठी और आधी खारी भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी नदी, बांडी नदी, जवाई नदी, मीठड़ी, खारी। खारी वैसे बनास की सहायक नदी भी है, खारी लूनी की सहायक नदी भी है, एक अलग नदी खारी, और एक खारी आंतरिक प्रवाह की नदियां भी है। सुगड़ी, सागी और गुहिया ये लूनी की सहायक नदियां हैं। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। चलिए अगली नदी की बात करें, माही नदी। माही नदी की क्या डिटेल दे रखी देखिए, देखते हैं। माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। माही का यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और सहायक नदियों में सोम और जाकम, यानी अरब सागर में यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे बात करते हैं बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी उद्गम की बात करें तो जयपुर जिले में अरावली की बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी विहार में नम भूमि का निर्माण करता है। जो केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर, उसके अंदर इस पर बांध बना हुआ अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध। चले, इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? बाण गंगा नदी को कहा जाता है। हाँ, आगे बात करते थे कि कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घग्गर में क्या डिटेल दी है इसके बारे में देखते हैं। इस अंत्य प्रवाह नदी का उद्गम, जो अंत्य प्रवाह की नदी है, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक की श्रेणी से होता है। शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। गंगानगर के सूरतगढ़ में ये विलुप्त हो जाती है। इस नदी को प्राचीन में सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है, अर्थात या उसके सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है। चले, ये अपन ने नदियां देखी थी। कौन कौन सी नदियां देखी? चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी, माही, बाण गंगा और घग्गर नदी देखी है। ऊंचा ऊंच, राजस्थान का ऊंचा ऊंच दे रखा है। देखो ऊंचा ऊंच जो हरा दे रखा है, जो ब्राउन कलर का दे रखा है, ब्राउन कलर जो 900 सेंटीमीटर 900 मीटर से भी समुद्र तल से अधिक ऊंचा है। कौन सा क्षेत्र है? ये देखिए माउंट आबू वाला, ये 900 सेंटीमीटर से भी अधिक ऊंचा है। जो येलो कलर दे रखा, पीला कलर है, ये हो जाएगा अपना पीला कलर वाला, ये है 150 मीटर, ये 300, 600 और ये 900। तो पीला कलर वाला जो क्षेत्र दे रखा है वो 600 सेंटीमीटर से भी अधिक ऊंचा, 600 मीटर सॉरी, धरातल समुद्र तल से ये 600 मीटर से
अधिक ऊंचा है, और जो हरा कलर वाला दे रखा है ग्रीन कलर में, ये 300 मीटर समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और जो गहरा जो हरा दे रखा है ये समुद्र तल से 150 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचा उच्च वाला क्षेत्र दे रखा है। चलो कौन कौन सी नदियां भी दे रखी है। ये यहाँ से चंबल नदी दे रखी है, चंबल नदी बह रही है चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश होकर के। फिर ये बाण काली सिंध नदी हो गई है, काली सिंध। चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अपने ये चंबल नदी हो गई है, चंबल के बाद में ये काली सिंध हो गई, ये इधर से पार्वती नदी आ गई है, ये बनास नदी जा रही है, बनास, ये खारी हो गई है, इधर से एक बेड़च नदी है, ये ऊपर बाणगंगा नदी दे रखी है, ये कांतली नदी दे रखी है, खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर से, ये साहिनी नदी साबी नदी है वैसे जयपुर में, ये सांबर झील दे रखी है, इधर लोनी नदी है, लोनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है, उसकी सहायक नदियां दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है? जवाई नदी, बांडी नदी, सागी नदी, सूकड़ी नदी, ये इसकी सहायक नदियां दे रखी है। पश्चिम बनास दे रखी है, पश्चिम बनास, पश्चिम बनास हो गई है। यहाँ पे जयसमंद झील दे रखी है, और नीचे माही नदी दे रखी है ना, ये मैप में देखा था। चलो आगे बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन होता है। जो बांध बनाया जाता है नदियों पर क्यों बनाया जाता है उसे बात बता रखी है। बांध से जल विद्युत उत्पादन होता है, उससे बांध के जो जल से सिंचाई होती है, पेयजल हो जाता है, वृक्षारोपण और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ पर कंट्रोल करने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, और पर्यटन है। कई सारे उद्देश्य होते हैं बांध बनाने के। इन्हीं कारणों से जो कई सारे उद्देश्य होते हैं इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा है? इस नदी घाटी परियोजनाओं को कहा है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही परियोजना, बिशलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। चलो तो इसमें अपन कौन कौन सी परियोजनाएं देखेंगे इस वाली क्लास में? ये 4 परियोजना देखेंगे, चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये परियोजना देखेंगे। और भी कई सारी परियोजना है, उसको अपन अगली वाली क्लास वाली बुक में देखेंगे। चंबल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना इंपोर्टेंट है। चंबल परियोजना जो किन किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% हिस्सा है इसमें। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बने हुए हैं। इसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना हुआ है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है, और कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई सुविधाएं मिलती है। तो अपन ने देखा था चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस पर 4 बांध बने हुए। पहला गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में, फिर चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर, और कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज। इनका क्रम भी अपने को ध्यान रखना है। ये दे रखा है राणा प्रताप सागर बांध, जो बड़ाव की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। और माई बजाज सागर बांध है, आगे इसकी देख रहे हैं अपन डिटेल। माई बजाज सागर बांध, ये माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में माई नदी पर यह परियोजना स्थित है। ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है।
माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना। राजस्थान का इसमें 45% हिस्सा है और गुजरात का इसमें 55% हिस्सा है। इसमें दोनों राज्यों में सिंचाई और जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध होती है माई बजाज सागर परियोजना से। चलिए आगे देखते हैं बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना कौन से जिले में? टोंक जिले में, टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर है, बनास नदी पर है ना। सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य में जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति होती है। तो यह अपने बिसलपुर परियोजना देखी है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना हो गई। गुजरात में नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया है सरदार सरोवर बांध। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में एक नहर लाई गई है, सरदार सरोवर नहर या नर्मदा नहर कहते हैं, जो बाड़मेर और जालोर जिले में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति करवाई जा रही है। तो सरदार सरोवर बांध से कौन कौन से जिले में सिंचाई हो रही है? तो बाड़मेर और जालोर से। दूसरा ये भी ध्यान रखना, ये राजस्थान की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना है जिससे सिंचाई सिर्फ फव्वारा पद्धति से होती है। चलिए और कौन कौन सी दे रखी है? इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवई नदी पर जवई परियोजना इंपॉर्टेंट है। जवई परियोजना पाली जिले में कौन सी नदी पर? जवई नदी पर। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना इंपॉर्टेंट है। सोम कमला अंबा परियोजना कौन से जिले में? डूंगरपुर में। कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। उदयपुर जिले में मानसी वाकल। प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। जाखम परियोजना कौन से जिले में चलाई जा रही है? जाखम जिले में चलाई जा रही है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीके में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। जल संरक्षण है, जल को यदि बचाना है, संरक्षण करना है, तो जो मॉडर्न पैटर्न आधुनिक तरीका है वो बांध बनाना ये प्रमुख माना जाता है। नदी पर बने बांधों का लाभ बताना है। और परियोजना अपने जिले में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है? चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में प्रमुख जिले और जल संचयन है, इसके बारे में क्या क्या चीजें दे रखी है? तो राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं हैं, बावड़िया, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसका उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में देखे जा रहे हैं। चलो देखते वर्तमान में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बना करके आपस में जोड़ने का काम किया महाराणाओं ने, राजा महाराजाओं ने। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित होता रहता है, एक झील से दूसरी झील में ऐसे जाता रहता है। ये सभी जिले कहाँ हैं? उदयपुर में। कौन कौन सी याद रखना? पिछोला है, उदय सागर है, फतेह सागर है, गोवर्धन सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है, जना सागर है। ये सब जिले कहाँ हैं? उदयपुर में है। और इन सभी जिलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, लेक सिटी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने 1687 से 1691 में गोमती नदी पर करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। अजमेर में पुष्कर है, जो धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है, पुष्कर झील है।
आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। अर्णोराज चौहान आना जी ने बनाया था। ये अजमेर राजस्थान के चौहानों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह दादाजी अर्णोराज ने बनाए थे आना सागर झील। आगे डिटेल आएगी, अपन डिटेल पढ़ेंगे। सिरोही में माउंट आबू में नक्की झील है जो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में राजसमंद झील है जिसका उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है। कौन सी झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है? तो राजसमंद जिले का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर, जोधपुर की झीलें भी याद रखना। बालसमंद झील है, कायलाना झील है और उमेद सागर है। जैसलमेर में गढ़सीसर झील है, इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा हुआ गढ़सीसर झील है जैसलमेर में। डूंगरपुर में गेप सागर झील है, इंपॉर्टेंट बनती है। बीकानेर में कोलायत झील है। अलवर में सीली सेड झील, कई अन्य झीलें भी महत्वपूर्ण जल संसाधन का काम करती है। राज्य में मीठे पानी के अलावा जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य में सांबर झील है। सांबर झील ये जयपुर, अजमेर और नागौर के बीचों बीच में है। बाड़मेर में पंचपदरा झील है, नागौर में डिडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी, ये खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं। तो खारे पानी की झीलें भी याद रखना, कौन सी झील खारे पानी की झील है और कौन से जिले में है, ये भी प्रश्न बनता है। चलो जी, ये अपन ने दे रखे हैं नहरें और झीलें। आयड़ नदी, ये लखावली तालाब है ना, आयड़ नदी जा रही है। ये उदयपुर की झीलें दे रखी है, उदयपुर की झील है। ये फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील है। और इस फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी है। और ये पिछोला झील है, पिछोला झील है, इसके किनारे दूध तलाई है, राणाओं की मगरी है। और इस पिछोला झील और इस फतेह सागर झील के बीच में जोड़ने का काम कर रही है स्वरूप सागर झील है। ये हो गया है गोवर्धन सागर झील है। और ये हो गया अपने, ये हो गई है नेला तालाब हो गया, ये उदयपुर में रुंडेला तालाब हो गया। चले आगे चलते हैं। उदयपुर में नदी संगम और झीलें संगम हो गए। हाँ, अब बात करते हैं जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या होता है? जल संरक्षण देखिए क्या मतलब है जल संरक्षण का। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है, जल को बचाना चाहिए। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। प्रशासन जो जल संरक्षण का जो भी काम कर रही है उसमें अपने को सहयोग करना। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। जितने भी तालाब है, झीलें हैं, उसमें अपने को जो अपशिष्ट पदार्थ है घरेलू और औद्योगिक नहीं डालना चाहिए। इससे जो औद्योगिक अपशिष्ट है औद्योगों के और घरेलू से झीलों को जो प्रदूषित होती है, अपन नदियों में झीलों में डालते तालाबों में जो प्रदूषित हो जाती है। लूनी नदी है, इसका ही कारण है। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पीने के जो पानी के स्रोत है वहां पर अपने को स्नान भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि करनी चाहिए। वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जो कुएं, नलकूप है ना, इनका जो है विधि विवेकपूर्ण अपन उपयोग करना चाहिए। जिसमें जो सिंचाई के साधन है, फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई, इस प्रकार की जो सरकार बता रही है वैसे अपने को उपयोग करना चाहिए, जिससे कम जल में ज्यादा क्षेत्रों में सिंचाई हो जाए और जल का संरक्षण भी हो जाए। जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का
संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल का जो नहरों के द्वारा कम वर्षा होती है उस क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन, उद्योगों के लिए और अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, ऐसा काम कर रही है। वर्तमान में रूप टॉप जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। ये पूछते हैं, इंपोर्टेंट है, रूप टॉप ये जो है प्रणाली किससे संबंधित है? रूप टॉप जल संचयन विधि में घर की छत से गिरे हुए जो वर्षा का जल है वो घर के नीचे बने हुए कुएं में एकत्रित कर दिया जाता है। वर्षा जल जो है घर के नीचे जो छत का पानी आता है, वर्षा में छत का पानी घर के नीचे कुआं बना देते हैं, उसको एकत्रित कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? रूप टॉप जल संचयन। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टाका, खड़ीन, टाका जो होता वर्षा का जल बहकर जा रहा होता, वहां पर जो है वैसे खाई खो देते हैं, गहरी कुएं टाइप के जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वो टाका है। खड़ीन है, जो अस्थायी झीलें होती खड़ीन, फिर नम भूमि हो जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरुआत की है खड़ीन की। जोहड़, जो पानी बह करके जा रहा होता है वहां पर एक कच्चे कुएं खोद देते हैं जिससे पानी जो है वर्षा का उसमें चला जाता है और भूमिगत जल जो है ऊपर आता है। इससे जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संरक्षण और संग्रहण किया जाता है। इन तकनीकों को वृहत स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है, बड़े स्तर पर अपनाना चाहिए ताकि वर्षा का जल जो है वो उपयोग उसके जल को बचाया जा सकते हैं। शब्दावली देख लेते हैं। भूगर्भिक, भूमि के अंदर, भूगर्भिक जल जैसे आया होगा, यानी भूमि के अंदर का जो जल है वो भूगर्भिक। अपवाह है नदी जल का बहाव, प्रवाह जो क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। टाका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु जो घर में बनाए गए कुएं नुमा जो संरचना होता है उसको टाका कहते हैं। घर के अंदर जो है वर्षा का पानी आता है उसको एकत्रित कर दिया जाता है। खड़ीन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई जो संरचना होती है वो खड़ीन है। जहाँ वर्षा का जल बह करके जाता है वहां पर दीवार बना देते हैं, वो पानी वहां एकत्रित हो जाता है, तो वो पानी भी जो जमीन में उतर जाता है और जमीन भी नम जो है दलदली हो जाती है जिससे खेती की जाती है। जोहड़, वैसे शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहते हैं। बारिश के दिनों में वो पानी आकर के उसमें पानी भर दिया जाता है जो फिर बाद में काम में लिया जाता है। तो वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु जोहड़ का निर्माण किया जाता है। संरक्षण, सुरक्षित रखना या रख रखाव, तो ये अपन ने देखी थी राजस्थान की अपवा क्षेत्र। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। माई बजा सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो बांसवाड़ा जिले में है। ठीक है, ये अपन ने प्रश्न देखे हैं और इसी के साथ अपना टॉपिक हो जाता है जल संसाधन एवं संरक्षण। तो मिलेंगे अब अपने अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अच्छा कमेंट कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको क्लासें उपलब्ध करवा सके। जय हिंद जय भारत।